Good evening. Sunshine Education welcome you all. Today our guest is Dr. Ajit Verma. He is a pulmonologist and he did his MBBS from Government Medical College, Meerut, and then his MD in Pulmonary and Critical Care Medicine from Government Medical University, Safai, and currently is associated with Government Medical College, Ayodhya. So Dr. Ajit is one of the specialists because in India, if you see, there are only 2,500 pulmonologists. अगर आप देखेंगे ना, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है और बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है ये कि आज हम उन 2500 में से एक डॉक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं जो लंग्स के और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और लंग्स के डॉक्टर ही इस समय पूरी तरह से भगवान का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्याएं आ रही हैं वो मैक्सिमम लंग्स से रिलेटेड ही आ रही हैं। इस वजह से आज हमें डॉक्टर अजीत से ये मौका मिला है बात करने का और हम इस बात पे मुझे और भी खुशी हो रही है क्योंकि डॉक्टर अजीत सनशाइन एजुकेशन के एक्स स्टूडेंट हैं। एमबीबीएस के लिए जब ये तैयारी कर रहे थे एडमिशन के लिए, तब ये सनशाइन एजुकेशन के स्टूडेंट थे, इसलिए हमें और भी खुशी हो रही है कि आज ये कम से कम हिंदुस्तान में और समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी कोविड जैसी महामारी है जहाँ पे लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा है, वहाँ पे ये पूरी तरह से लोगों को ठीक करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो डॉक्टर अजीत, नाउ फ्लोर इज फॉर यू और मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका इस सनशाइन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन। एंड मैं आपसे एक, बिकॉज यू हैव बीन माय स्टूडेंट एंड सनशाइन स्टूडेंट, तो मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा कि आपका अनुभव कैसा रहा उस जमाने में जब आप पीएमटी की तैयारी कर रहे थे सनशाइन एजुकेशन में, तब आपका अनुभव कैसा रहा, कुछ याद है आपको? यस सर, मेरा सर बहुत अच्छा अनुभव रहा है और आपके जो है दिशा निर्देश और जो है दिशा निर्देश में जो हमने तैयारी की पीएमटी की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से हम 2008 में पीएमटी क्लियर कर पाए और एमबीबीएस में हमें प्रवेश मिला। फिर उसके बाद भी आपका जो दिशा निर्देश रहा वो आगे भी काम आया हमें एमडी की तैयारी में भी, और फिर हमने जो है एमडी क्लियर किया, फिर एमडी किया और अभी मैं अयोध्या मेडिकल कॉलेज में हूँ। सनशाइन एजुकेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि सर आपका जो गाइडेंस था बहुत अच्छा था और गाइडेंस और डायरेक्शन में आपके हमने जो है आप जो बायोलॉजी पढ़ाते थे सर वहाँ पे सनशाइन एजुकेशन में हमें, और आपसे ही हमने सीखा और फिर जाके एमबीबीएस में सिलेक्शन लिया। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आप कम से कम सनशाइन से पहुंच करके आप आज दुनिया के इतने बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे आप और तरक्की करिए और आगे जाइए और खूब सारा नाम कमाइए, हमें बहुत खुशी होगी। तो अब हम डॉक्टर साहब, अब हम आपसे बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले तो जो ये आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि पल्मोनोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, लोगों को समझ नहीं आता आम आदमी को कि भाई ये पल्मोनोलॉजी वाले पल्मोनोलॉजिस्ट होते क्या हैं। तो स्पेशलिटी में आपकी जो स्पेशलिटी है रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाली, इसमें किस किस तरह के पेशेंट को आप लोग देखते हैं और किस तरह के वो मरीज होते हैं जो आपके पास आए और आपसे ट्रीटमेंट कराएं, थोड़ा इस बारे में बताइए। यस, पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं सर मेनली जो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से, जिसको हम कहते हैं फेफड़ा और सांस संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनमें, जैसे कि टीबी जो मोस्ट कॉमन जो है, बहुत इंडिया में कॉमन डिजीज है, हर कोई जानता है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बॉडी में कहीं भी होता है, कभी ये बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए कि जो है हेड से लेके टो तक कहीं भी हो सकता है ये, जैसे ब्रेन का टीबी हो गया, लंग्स का मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद जो है बोन टीबी हो गई, इन एब्डोमिनल टीबी जिसमें इंटेस्टाइनल टीबी है गई, स्किन टीबी। तो ट्यूबरकुलोसिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और जो कॉमन टीबी है वो दो में डिवाइड किया जाता है। एक तो लंग की टीबी जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, इसी से ओरिजिन हुआ है कि पल्मोनोलॉजिस्ट क्या जो है थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब ओनली फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसा नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया हो गया, लंग्स के इन्फेक्शन है,
वो देखते हैं हम। सांस संबंधी जितनी बीमारियां हैं जिसमें सीओपीडी, एस्थमा, सीओपीडी जो काला दमा जिसे कहते हैं, जो स्मोकिंग से होता है, और पॉल्यूशन, एलर्जी जो ओल्ड एज में होते हैं उनको सांस की दिक्कत आगे चल के होती है। दमा है, दमा जो है बच्चों में भी होता है, ये बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, किसी में भी हो सकता है दमा। और इससे भी कॉमन जो लोग थोड़ा सा नहीं जानकारी, अवेयर नहीं होते हैं, वो एलर्जी है। एलर्जी मतलब सांस से रिलेटेड जो एलर्जी होती है, जैसे अपर एयरवे की एलर्जी है, जिसमें पेशेंट को बार बार जुकाम होता है, वो बोलते हैं हम नाक से पानी आता है, छींक आती है और बार बार खांसी आती है, उनको डिस्टरबेंस होता है, स्लीप में डिस्टरबेंस होता है। तो ये से जो एलर्जी के पेशेंट हैं वो भी पल्मोनोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए उनको। पल्मोनोलॉजिस्ट ही अपर एयरवे की जो एलर्जी है इसके लिए जो है ट्रीटमेंट देते हैं। एक और बड़ा जो एरिया है जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे लोगों को खर्राटे आते हैं, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं इसे। मतलब स्लीप सोते टाइम क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, ओबीज होते हैं, ऐसे लोगों में ये कॉमन होता है कि सोते टाइम क्या होता है, इनको नाक से आवाज आती है, जैसे खर्राटे, स्नोरिंग जिसे बोलते हैं। तो उनको तो खुद नहीं पता चलता है कि हमें खर्राटे आते हैं, साथ में जो दूसरा कोई होता है वो बताता है कि आपको बहुत खर्राटे आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। और पेशेंट भी कभी कभी ये कंप्लेन करते हैं सर कि हमें जो है नींद ठीक से नहीं आती, दिन में ऐसा लगता है हम पूरी रात सोए नहीं हुए हैं, बीच बीच में नींद डिस्टर्ब होती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ओबेसिटी से रिलेटेड इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें सांस की दिक्कत होती है। तो इसमें नींद की जांच की जाती है, जिसको स्लीप स्टडी यानी पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। तो ये जिनको भी दिक्कत होती है, इनको पता नहीं होता हम इनके लिए करें क्या, तो ये पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि ये एपनिया जो है, खर्राटे आते हैं, ये क्यों आते हैं, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजन है एपनिया होने के। और इसका साइड इफेक्ट जो सर, स्लीप एपनिया का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है कि जब हम सोते हैं तो होता क्या, एयर वे जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है खर्राटे की, उनका एयर वे पैसेज जो था और ज्यादा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सोते टाइम ऑक्सीजन बीच में ब्रेक हो जाती है, सांस रुक जाती है 10 सेकंड के लिए, उससे ज्यादा के लिए। तो सांस रुकने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। तो बॉडी स्ट्रेस में रहती है, बार बार ऑक्सीजन डिप होने से वजह से कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, जैसे हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो आगे चल के पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, एरिथमियाज हो जाते हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो एमआई जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक, उसकी भी दिक्कत होती है। और इसमें जो है डायबिटीज, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, जो कि हमें नींद 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती रहती है तो बीच में हम जगते रहते हैं, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, तो हमें आगे चल के डायबिटीज होता है, स्ट्रोक के चांस बढ़ते हैं। और ऐसे पेशेंट जो ओबेसिटी के होते हैं वो बोलते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस के लिए जो है कोशिश करते हैं, बट हमारा वजन कम नहीं होता, हम खाना बंद कर देते हैं तब भी। तो होता क्या, जो बॉडी स्ट्रेस में होती है, जिसकी वजह से हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, जब हमारी नींद परफेक्ट नहीं होगी, हम ठीक से रिलैक्स नहीं होंगे, तो हम कितना भी एक्सरसाइज करें कि वेट लूज करने के, वेट लूज होता नहीं। तो ऐसे लोग जिनको खर्राटे की दिक्कत होती है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है, वो लोग जाएं पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी स्लीप स्टडी कराएं, तो उसके बाद पता चलता है कि इसमें कितनी बार, जैसे सांस क्या होता है, रुकती है, तो सांस रुकने पे ऑक्सीजन कम होता है, सांस उसको स्लीप एपनिया तक बोलते हैं जब 10 सेकंड तक या उससे ज्यादा तक हमारी सांस ब्रेक हो जाए। तो होता क्या, हम अचानक से गहरी नींद में सोए हुए थे और हमारी नींद ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कमी होती है, तो हम बीच में जग जाते हैं। ऐसे पेशेंट को पता भी नहीं लग पाता कि हमें रात में हुआ क्या, लेकिन दिन में उन्हें लगेगा कि हम रात भर सोए नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगा। दिन में कभी जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं तब उनको नींद आ जाएगी, कहीं चेयर पे बैठे हुए हैं, कहीं मीटिंग में है तो भी उनको नींद आ जाएगी, तो बट उनकी नींद पूरी नहीं होती है।
तो ऐसे पेशेंटों को जो है विशेष ध्यान देना है, और जाना कहाँ है ये चीज क्लियर होना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं होता हम इसके लिए किसके पास जाएं, तो इसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं, उनके पास जाना होता है और अपनी समस्या बतानी होती है। फिर वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाँ क्या आपको कैसे इससे इसका इलाज क्या होगा। दूसरा था लंग कैंसर, बहुत बड़ा, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है, मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व में, वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्मोकिंग जो करते हैं, या पॉल्यूशन, आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसमें डस्ट है, स्मोक है, या कुछ लोग ऐसा काम ही करते हैं जैसे स्टोन कटर हुए, जो सिलिका के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में लंग कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं। तो इनमें सबसे कॉमन है स्मोकर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जो, इसमें एक चीज और है, पल्मोनोलॉजिस्ट जो स्मोकिंग करते हैं बोलते हैं हम स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते, स्मोकिंग सिजेशन मतलब हम धूम्रपान बंद कैसे करें, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो उसका भी जो है इलाज होता है, इलाज होगा, और वो धूम्रपान छोड़ने में उनकी मदद की जाती है, थोड़ा सा विल पावर उनका, और कुछ मेडिसिन होते हैं जिससे कि धूम्रपान को छुड़ाया जा सकता है, जो कि चेस्ट के लिए जो है, जो सीओपीडी मेन है, सीओपीडी, लंग कैंसर, इनसे जो है छुटकारा मिलता है। अगर हम धूम्रपान नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के दमा नहीं होगा, सांस की दिक्कत नहीं होगी, लंग कैंसर से हमें बचाव मिलेगा। स्मोकिंग करने वालों को जो है उनको लैरिंग्स का भी कैंसर होता है, जो कि सांस की नली का पहला पार्ट होता है, तो इससे भी छुटकारा मिलता है। तो जिसको स्मोकिंग में भी दिक्कत है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत दिनों से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो भी आए और मिले और इसका जो है इलाज कराएं। और साथ तो में मतलब, ये सर, हाँ नहीं, इंटर अस्थमा का हुआ, टीबी के लिए हाँ, हुआ, लंग कैंसर हुआ, और अगर उसको ज्यादा खर्राटे भर रहा है उसके लिए हुआ, और क्या हुआ, और किस चीज के लिए निमोनिया पेशेंट हो पहुंचे? निमोनिया हो गया सर, एलर्जी हो चलिए। गई, जो बहुत एलर्जी हो गई, और लंग कैंसर हो गया, ये सब हमारी स्पेशलिटी में आते हैं। और कुछ ऐसे डिजीजेज जैसे हड्डी की डिजीजेज हैं, बोन डिजीज, जैसे कहते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो होता तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस लोग सोचते हैं कि हड्डी की डिजीज है, बट वो कभी कभी लंग में भी इन्वॉल्व कर लेता है। जो लंग को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको जो है दोनों दिक्कतें होती हैं, एक तो चल नहीं पाता पेशेंट, उसको बोन में प्रॉब्लम है, ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, और साथ में उसको सांस की दिक्कत होने लगती है, खांसी आने लगता है, कभी कभी फेफड़े में पानी भर जाता है, बहुत कॉमन है सर। कभी पता चलता है, आपने सुना होगा कि फेफड़े में पानी भर गया, पस आ गया, अब कहाँ जाए हम, तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं वो करते क्या है, अगर पानी निकालने लायक होता है तो उसको सिंपल इंजेक्शन से निकाल देते हैं, सुई से, अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, सुई से पानी निकाल देते हैं। अगर पस बन गया, कुछ हो गया, तो उसको एक नली पतली सी डाल देते हैं और पस को निकाल देते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है और वो ठीक हो जाते हैं। पानी क्यों भरता है, पानी सर दो वजह से, यही सेम, टीबी की वजह से भरता है और कैंसर की वजह से, जो मेनली होता है। तो ये सर स्पेशलिटी जो है हमारी बेसिकली है, जो पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं, तो जो ये तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरत की है, और ये तो क्योंकि एलर्जी हो रही है, लोग बोले कि दम भर रहा है, सांस फूल रही है, किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को छींकें बहुत आ रही है, तब तो ये एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए, बजाय कि वो नॉर्मल फिजिशियन के पास जाए। बेटर है कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाए, जिससे कि वो समझ पाए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, और उसका ट्रीटमेंट हो। अच्छा डॉक्टर अजीत, एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, तो हमने स्लीप एपनिया की बात की, ये हाँ, क्या खर्राटे ठीक होते हैं, असली में ठीक हो जाता है क्या इलाज कराने पे? यस सर, ये डिपेंड करता है कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन जो है होता है कि जैसे कभी कभी ओबेसिटी जिनको ज्यादा होती है, तो मसल जो होते हैं, नेक मसल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जब हम सोते हैं तो एयर वे रिलैक्स होता है, तो ओबेसिटी की वजह से, नेक शार्ट नेक की वजह से, या कभी कभी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, जैसे वो बच्चों में ही होता है कभी कभी, तो एडिनॉइड प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, तो हमें रूल आउट करना पड़ता है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो उसको देखते हुए उसमें सर्जरी भी होती है। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, जिसमें हम, एक मशीन होती है जिसको रात में लगा के सोना होता है, बस छोटी सी मशीन नाक में लग जाती है और हमें प्रेशर देती है। जैसे जैसे ये कम होता जाता है स्लीप एपनिया, धीरे धीरे खर्राटे भी कम होते जाते हैं और नींद की क्वालिटी अच्छी होती जाती है। और ये जो है अगर सेंट्रल है,
जैसे पता चल जाता है कि ये नर्वस सिस्टम से है या कहीं जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से है, ओबेसिटी की वजह से, तो उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है और ये ठीक होता है सर। नहीं तो इसका कराटे हम जैसे अभी आपने बताया मशीन छोटी सी लगाते हैं, तो वो मशीन क्या बहुत महंगी आती है क्या, या अपने घर में आदमी लगाएगा या हॉस्पिटल में एडमिट होगा तब लगेगी ये सोने में? नहीं सर, इसको हम स्लीप स्टडी करते हैं, उसमें प्रेशर देखा जाता है, सबका AHI इंडेक्स कहते हैं, मतलब कितनी बार सांस आपकी रुक रही है। अगर कोई भी नॉर्मल जो पर्सन है उसको 1 मिनट में 5 बार तक अगर सांस ब्रेक हो रही है, रुक रही है, उसकी एपनिया हो रहा है, तो नॉर्मल है। बट यही कभी कभी हमने देखा, हमने जो स्लीप स्टडी किया है उसमें पाया है कि लोगों की सांसें जो है 100 से ज्यादा बार तक रुक जाती है 1 मिनट में, मतलब हर मिनट में 2-2 बार सांस रुक रही है। पेशेंट इतनी बार जो है जग रहा, तो होता क्या है, उसको जब बॉडी स्ट्रेस में होगी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा, तो ये दिक्कत रहेगी। तो उस मशीन से क्या होता है, हम प्रेशर जो एयर वे होता है, जो कोलैप्स हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको हम उस मशीन के द्वारा ओपन रखते हैं। धीरे धीरे करके इसकी सेटिंग कम होती जाती है। जैसे हम 6 महीने साल भर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो है ठीक होती रहती है बॉडी, सब कुछ जो है अच्छा होता है, तो मशीन हट भी सकती है ये। नहीं तो ये मशीन क्या मतलब आदमी अपने घर में लेके जाएगा, लगा के सोना पड़ेगा, या कैसे होता है? बहुत छोटी, आजकल तो सर मोबाइल साइज की मशीन आ गई है, मोबाइल की तरह मशीन होती है, एक छोटा सा वायर बस नाक पे लग जाएगा और रात में सोते टाइम वो लगा ले, वो लाइट से भी चलता है और उसमें बैटरी बैकअप भी होता है। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो बैटरी बैकअप से, और 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, बिल्कुल एकदम। जो लोग ऐसी दिक्कत होती है और ये लेते हैं मशीन, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत और रिलैक्स महसूस करते हैं कि हमें जो दिन में दिक्कत हो रही थी सोने में, कंसंट्रेशन डिफेक्ट था, क्योंकि इसमें सर डिप्रेशन और ये दिक्कत भी आ जाती है। लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं कि हमें बार बार कहीं भी हम मीटिंग में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, नींद आ गई। कितने लोगों का एक्सीडेंट इसकी वजह से हो जाता है, ऐसे भी पेशेंट मिले हैं कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट पे रुक गए और हमें नींद आ गई, गाड़ी पीछे से ठुक गई। तो ऐसे पेशेंट के लिए अच्छा, भी तो बहुत ये जो बेनिफिट। मशीन है, तो ये सर जो मशीन ये मशीन 50, आती है ये बहुत महंगी आती है क्या? नहीं सर, ये मशीन 40-50 हजार से लेके 1 लाख तक की मशीन आ जाती है, अच्छी मशीन जो आप घर पे रख सकते हैं आप हमेशा के लिए, या आपको अगर रिक्वायरमेंट थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए रेंट पे भी मशीन जब वापस भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, CPAP फिर तो मशीन ये से ठीक है, बोलते हैं फिर तो ये, इसलिए अच्छा। ये बहुत अच्छी चीज है सर। तो अब मतलब तो लोग इस पे विशेष ध्यान देने हाँ, नहीं लगे, नहीं इसीलिए तो मैंने सोचा नहीं तो ना। पहले तो कराटे आते थे, ध्यान नहीं देते थे। हाँ वही तो, लोगों को जानकारी नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब मैं सुन रहा हूँ कि 1 मिनट में अगर 50-50 बार भी सांस रुकेगी, तो फिर कैसे होगा? अगर सांसें रुकेंगी फिर तो बहुत हाँ, मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये बहुत गंभीर बीमारी इतनी है जिसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और हमें वो, इसका इलाज कराना हाँ चाहिए। वो डिस्टर्ब होता है। हाँ अच्छा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, टीबी जो बड़ी कॉमन बीमारी है, तो टीबी के मरीज को कैसे इलाज होता है, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे करते हैं टीबी के मरीज का, क्या थोड़ा बताइए। हाँ, टीबी सर जो ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये एयरबॉर्न होते हैं, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो होता ही है जब हम खांसी करते हैं, छींकते हैं या बात करते हैं, साथ में ये इसके बैक्टीरिया जो है ऐसे एयर में भी मौजूद रहते हैं। तो होता क्या है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे इम्यूनिटी वीक हुई, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जो एज, जिनकी एज बहुत कम है, जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, डेवलप नहीं होती है, जो बूढ़े होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, या एडल्ट में भी जो लोग जो है ठीक से खाना पीना नहीं खाते, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण, उनमें टीबी का खतरा ज्यादा होता है। होता क्या है, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50% लोग टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी, बट उनमें अच्छा डिजीज किस में होता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन्हीं में डिजीज होता है, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया लगभग 50% लोगों के अंदर है। हम इसीलिए जो इम्यूनाइजेशन होता है, जब बर्थ पे BCG का वैक्सीन लगता है, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो यही बोलते हैं वैक्सीन लगवाओ, तो वैक्सीन BCG का, यानी वो टीबी का से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन होता है। तो हम करते क्या है, वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम डेड बेसिलाई इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, तो आगे चल के टीबी होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। बट फिर भी टीबी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। होता क्या, लगभग 4 से 5 लाख लोग हर साल टीबी के द्वारा जो है उनकी मृत्यु होती है। इतनी ज्यादा अभी भी टीबी इतना ज्यादा खतरनाक है।
टीबी दो तरह के टीबी मेनली होती है, जो जिसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं, लंग की टीबी। ये लगभग 80% होती है, जो कि लंग की टीबी मोस्ट कॉमन होती है, यही फैलती है। अगर एक दूसरे से फैलती है तो लंग की, क्योंकि हम खांसी करते हैं, इसमें लंग्स टीबी में हमें खांसी आता है, बलगम आता है। तो जब हम खांसी करेंगे, बात करेंगे, तो उसके बेसलाई बाहर जाएंगे, एयर में जाएंगे, या किसी से हम बात कर रहे हैं उससे जो है उसके पास जाएंगे, तो लंग का टीबी ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, बजाय कि जो अदर टीबी जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी उसे बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सर गांठों की टीबी आती है, जैसे बोलते हैं टीबी की गांठ हो गई, हमें बोन टीबी हो गई, ब्रेन की टीबी हो गई, इंटेस्टाइन यानी आंतों की टीबी हो गई। ये सब टीबी फैलती नहीं है दूसरे में, बस होता क्या है उसमें बैसलाई है, ये जो है इम्यूनिटी वीक हुई तो इन्फेक्ट कर जाते हैं। बट लंग की टीबी हमें दूसरे से भी मिलता है। तो 80% केसेज में टीबी जो होता है वो लंग्स की टीबी होती है। लंग टीबी के सिम्टम्स क्या है? जैसे फीवर आना, फीवर, कफ, कफ के साथ बलगम आता है, स्पूटम आता है, वेट लॉस होता है, मतलब वजन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। और ये क्रोनिक डिजीज है, मतलब लंबे समय से वो हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट बताता है हमें 2-3 महीनों से फीवर आ रहा है, और हम बहुत दवा करा ली, हमारी जो है बुखार जा नहीं रहा है, खांसी नहीं जा रही, बलगम आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो है जिनको 2 वीक से ज्यादा खांसी आ रही है, वो हेल्थ सेंटर पे जाएं, जो गवर्नमेंट सेंटर है उनमें जो है सरकार जो है बहुत अच्छी सुविधा जो है दे रही है टीबी के मरीजों को। डॉट सेंटर से उन्हें जांच होती है उनकी टीबी की, अगर उनमें टीबी पॉजिटिव आता है तो उनको टीबी की दवाएं दी जाती है। 6 महीने के लिए टीबी की दवा दी जाती है, जब ये टीबी ड्रग सेंसिटिव होती है, यानी पहली बार किसी को टीबी हुआ, बलगम की जांच दिया, वो टीबी पॉजिटिव आया, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है टीबी का। टीबी की दवा गवर्नमेंट से भी मिलती है, तो गवर्नमेंट में डॉट सेंटर में आज कल गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, 2016 से अभी गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट आपके आई उसमें दिया गया कि जो भी टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करेगा उसे हर मंथ पर मंथ 500 रुपीज दिए जाएंगे, यानी 500 रुपए दिए जाएंगे ट्रीटमेंट कंप्लीशन पे। यानी हमें दवा भी मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है, कि उस पैसे से हम अपने जो टीबी के मरीज होते हैं, बोला जाता है उनको खान पान पे विशेष ध्यान रखें, प्रोटीनियस डाइट लें। तो पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो जो खाने पीने की दिक्कत है वो भी उनको जो है दिक्कत ना हो, दवाएं फ्री में मिले, क्योंकि टीबी इंडिया में बहुत ज्यादा बर्डन है, देश में टीबी जो है बहुत व्यापक रूप ले रखा है। इसलिए टीबी को गवर्नमेंट चाहती है कि 2025 तक एंड टीबी, यानी टीबी मुक्त भारत चाहते हैं। तो हम जो है इसलिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट लें, 6 महीने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है। हाँ, बीच में होता है कि कभी कभी सर जो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, होता क्या है, दवा लिया, टीबी की दवा की सबसे बेहतरीन खूबी यही है कि अगर जैसे ही अगर टीबी है किसी को, उसने दवा स्टार्ट की तो उसको बहुत जल्दी आराम लग जाता है, वो 15 से 20 दिन में ऐसा लगता है कि उसको बेटर हो गया, उसे बुखार नहीं आ रहा है, खांसी नहीं आ रही है। तो लोग करते हैं 2-3 महीने दवा लेते हैं, तो सोचते हैं कि डॉक्टर अब तो हम ठीक हो गए, अब हम दवा, तो इसलिए बीच में वो छोड़ देते हैं दवाएं। तो जो लोग दवा छोड़ते हैं ऐसा ना करें, वो पूरा कोर्स 6 महीने का लें। कोर्स बीच में छोड़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंट टीबी आगे चल के बनती है, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में क्या होता है, जो मेन दवाएं होती हैं 4, रिफेम्सिन, लोग जैसे जान जाते हैं, जो भी टीबी की दवा खाते हैं उन्हें पता होता है कि हमें कौन कौन सी दवा चल रही है, रिफेम्सिन, आइसोनियाजिन, एथेम्ब्यूटाल, पायरिजिनामाइड। तो ये 4 दवाएं मेन दवाएं हैं टीबी की। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो होता क्या है, अगली बार जो बैसलाई हमारे डेड बैसलाई है वो डेड हो गए, बट कुछ बैसलाई रह जाते हैं। अगर हमने 3 महीने पे दवा छोड़ दिया, पूरा कोर्स नहीं किया, तो सारे बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। तो जो नहीं मरते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बचते हैं, यानी जो उन दवाओं से नहीं मरते। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत फिर लंबा हो जाता है, 1.5 साल 2 साल का ट्रीटमेंट चलता है। फिर उसमें दिक्कत ज्यादा है, पेशेंट और ज्यादा जो है डिप्रेस होता है कि हमें इतनी दवाएं खानी पड़ रही हैं, और साथ में दवाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं जब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात आती है। टीबी के पेशेंट को और एक सावधानी बरतनी चाहिए। टीबी होता क्या सर, जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे बलगम की जांच कराई उसमें टीबी पॉजिटिव आ गया, तो एक पॉजिटिव पेशेंट क्या करता है, लगभग 15 से 20 पेशेंट नए बना देता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमें टीबी हो गई और हमें पता चला टीबी हो गई, हम इलाज अपना स्टार्ट करा दिए, तो कोशिश ये करनी चाहिए, मेनली बस 20 से 25 दिन का होता है सर, 15 से 20 दिन आप अगर ध्यान दे दिए
तो आपकी टीबी 15 दिन दवा खाने के बाद नेगेटिव हो जाती है, वो मतलब आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ 15 दिन। तो करना क्या है, जैसे हमें पता चले टीबी हमारा पॉजिटिव है, बलगम और खांसी आ रहा है हमें, तो हम क्या करें, प्रोटेक्शन, दूसरे को बचाएं, अपने को भी ले दूसरे को भी। तो करें क्या, मास्क लगाएं, घर में थोड़ा सा जो है आइसोलेट होके रहें, कि और जो घर में लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी को भी और ना हो पाए, बस 20 दिन के लिए ध्यान रखना है। तो हमें बचाना है और नहीं करना। कभी हम खांसी करें तो मुंह पे जो है मास्क लगा के रखें, रुमाल रख लें, कपड़ा रख लें, या साथ में कहीं लोगों के बीच में है तो मास्क का प्रयोग करें। इससे भी, जो कि आजकल कोरोना चल रहा है सर, उसमें भी मास्क हमें दिया जा रहा है कि मास्क लगाएं। तो आजकल कोरोना भी एक तरह से टीबी को के फैलाव को रोक रहा है, तो मास्क बहुत जरूरी है जो कि पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए, और वो अच्छा, दूसरों को एक चीज बचा के रखे बताइए। टीबी से। नहीं, एक चीज यस बताइए, सर। जैसे टीबी हुआ किसी को और वो प्रॉपर दवाई खा रहा है, डॉक्टर ने जैसे उसे बताया, उसके डॉक्टर साहब ने, तो मतलब 6 महीने बाद फिर वो ठीक हो जाता है? ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू करनी पड़े दवाई, या कैसा होता है? सर होता क्या है, जनरली ज्यादातर केस में 90% केस में, 95% केस में टीबी जो होती है ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, तो वो ठीक हो जाती है 6 महीने के कोर्स के बाद, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पेशेंट बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है, उसको कभी फिर दोबारा नहीं लगेगा कि हमें टीबी हुआ भी था। क्या है, बट जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी उनको होती है, ज्यादातर पेशेंट होते हैं जिन्हें कभी पहले टीबी हुई है, टीबी हुई है, उन्होंने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया हुआ है, अपना कोर्स पूरा नहीं किया हुआ है, या वो जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट है उनके कांटेक्ट में आए हुए हैं, उनसे उनको इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसे पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, जिनका जो बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है होती है, तो तो जो 6 मतलब महीने के बाद वो ठीक हो जाता है टीबी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक टीबी का मरीज प्रॉपर अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए और उन डॉक्टर साहब से जो दवाइयां दें वो प्रॉपर खाए, अगर वो टाइमली जो बताई गई हैं, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता पूरी तरह से ठीक हो सकता है। है। अब थोड़ा सा एक और चीज बताइए, ये अस्थमा के बारे में बहुत लोगों की बातें आती हैं। अस्थमा में क्या है, कैसे ठीक होता है, अस्थमा के बारे में क्या है, थोड़ा सा बताइए। यस सर। अस्थमा जो है, इसमें ये किसी भी एज ग्रुप को होता है, ज्यादातर वो देखा गया है कि बच्चों में अस्थमा, दमा जिसे बोलते हैं, कि बच्चा है हमारा, उसको जो है दिक्कत हो रही है, तो अस्थमा किसी को भी हो सकता है। ये लगभग 40 साल तक के लोगों को ज्यादा होता है, अदरवाइज ये बूढ़ों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें सर मेनली 4 चीजें होती हैं। इसमें सांस की दिक्कत होती है, खांसी आती है, छाती में जकड़न सी रहती है, और चेस्ट टाइटनेस जो बोलते हैं, जकड़न होती है, और वीज, खर्रा, मतलब आवाज आती है, सुनाई देती है, साए साए की आवाज आती है। तो लोग बोलते हैं कि अस्थमा हुआ। तो इसमें आपने देखा होगा, कभी कभी मूवियों में दिखाया जाता है कि किसी को सांस की दिक्कत हुई, 2 पंप लिया और वो ठीक हो गया। तो अस्थमा जो होता है, अस्थमा और एलर्जी ये ज्यादातर साथ में कोइंसिड करते हैं, साथ में होते हैं। जैसे एलर्जी, जिसको छींक आती है, उसी को, या ये होता कैसे, जेनेटिक होता है, अस्थमा ज्यादातर जेनेटिक होता है। साथ में इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे मौसम चेंज हुआ, आज मौसम गर्म है, कल जो है ठंडा हुआ, तो उनको जो है अस्थमा का अटैक आ गया। धूल मिट्टी है, डस्ट है, स्मोक है, पॉल्यूशन से, जो आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, अभी आपने देखा होगा पॉल्यूशन, इसके पहले विंटर में चल रहा था, तो जितने अस्थमा के पेशेंट हैं इनमें एग्रीवेशन हो जाता है। तो अस्थमा के पेशेंट को मेनली जो दवाएं दिया जाता है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब एयर पे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी थोड़ा सा भी चेंज हुआ वेदर में तो इनको दिक्कत बढ़ जाती है। कभी कभी होता है कि हम बात करते हैं या सिंगिंग, टॉकिंग, तो भी एक्सरबेट हो जाता है ये अस्थमा। तो इसमें हम जो मेडिसिन होती है, मेनली ब्रोंकोडायलेटर, और जो है इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है, जो आपने देखा होगा इनहेलर के रूप में, एमडीआई जो होते हैं, नेबुलाइज करते हैं, ये मेडिसिन दिया जाता है। तो लोग करते क्या है, अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं, वो जब उनको दिक्कत हुई तब दवा लेते हैं, अदरवाइज दवा वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंटों में अस्थमा का अटैक बार बार होने के चांस होते हैं। अगर किसी को अस्थमा का अटैक साल में 2 से 3 बार हो रहा है, तो जितनी बार अटैक होगा उतनी बार वो लंग को वीक करता जाता है। इसलिए हमें जो है बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं बंद करनी होती है, और मेंटेनेंस थेरेपी होती है जो कि इनहेलर के रूप में दी जाती है मेनली, वो कंटिन्यूस चलाते रहना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ये ना आपको बता दे कि अब आपके लंग फंक्शन ठीक है,
अब आपके जो सांस की नलियों की सिकुड़न है वो बिल्कुल ठीक है, अब आप दवा बंद कर सकते हैं। इस नहीं तो अब ये एलर्जी वाली जैसे बात आई, छींकें आती हैं लोगों को और बड़ा सांस फूलती है, दम भरता है, तो उसके लिए क्या है, उसका हाँ भी ट्रीटमेंट कुछ होता है, या एलर्जी के लिए वो क्या करें आपके पास अगर आए तो एलर्जी में कैसे ठीक होता है, परमानेंट कुछ सॉल्यूशन? हाँ, एलर्जी के लिए सर हम जैसे देखते हैं कि एलर्जी कैसा है। एलर्जी दो तरीके के हैं, जैसे अपर एयरवे की एलर्जी है या लोअर एयरवे। अपर एयरवे में होता है कि जो नाक से लेके और जो है गले तक की एलर्जी रहती है, जिसमें बार बार खांस आती है, छींके आती हैं, पानी नाक से आता है और खांसी, गले में लगता है खिचखिच सा है, बार बार खांसी करते रहते हैं, तो ये अपर एयरवे की एलर्जी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कब एलर्जी टेस्ट भी कराते हैं। एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि हमें एलर्जी किस वजह से है। अगर किसी को जेनेटिक कॉजेज से है वो अलग हो गई, मौसम चेंज की वजह से हो गया, या किसी को किसी खाने से, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पीनट से एलर्जी है, या हमें और किसी से एलर्जी है, घर में जो है धूल मिट्टी डस्ट इनसे एलर्जी हो गई, तो उन सबके जो है एलर्जी टेस्ट से भी पता चलते हैं। साथ में हम एंटी एलर्जिक जो मेडिकेशन होते हैं वो देते हैं, और इसमें जो है इनहेल्ड स्प्रे के रूप में आते हैं, नेजल स्प्रे के रूप में जो एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड मेडिकेशन देते हैं जो कंट्रोल करती हैं एलर्जी। साथ में एक आईजी लेवल होता है सर, जो एलर्जी का मार्कर होता है। आईजी लेवल ये इम्यूनोग्लोबिन होता है जो एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उन पेशेंटों को एलर्जी बार बार होती है, तो हम आईजी मार्कर कराते हैं। उसके लिए आजकल नई मेडिसिन बायोलॉजिकल थेरेपी आ गई है, नई मेडिसिन ओमालीजुमाब है जो कि एंटी आईजी मेडिसिन है। उसका कोर्स होता है 6 महीने को, हम उसको देते हैं, तो ज्यादातर लोगों में क्या होता है, रिस्पांस अच्छा मिलता है और उनकी एलर्जी खत्म हो जाती है, फिर उन्हें आगे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और यही एलर्जी अगर लोअर एयरवे तक पहुंच जाती है तो उसी को फिर अस्थमा का रूप धारण कर लेती हो, यानी एलर्जिक राइनाइटिस विद अस्थमा उसे बोलते हैं। तो उनमें हम इनहेलर भी साथ में देते हैं, क्योंकि लोअर एयरवे की एलर्जी है। तो अपर एयर कभी कई कई बार होता है अपर एयरवे की एलर्जी होती है और पेशेंट जान नहीं पाता कि हमको जो है अपर एयरवे की एलर्जी है या लोअर एयरवे की, हमें इनहेलर लेना है या अदर कोई मेडिसिन लेना है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो अपने डॉक्टर से मिले, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिले, वो डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि आपको क्या वाकई में प्रॉब्लम है अस्थमा की या कुछ और है आपको। हाँ, तो अपने मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए, उनको प्रॉपर अपने जाके अपने डॉक्टर से हाँ बात करके ही प्रॉपर कुछ ट्रीटमेंट जाके, लेना चाहिए। हाँ प्रॉपर जाके सर चेकअप कराएं कि हमें दिक्कत कहाँ से हो रही है। अच्छा, तो एक और चीज बताइए, सीओपीडी क्या होता है और इसके मरीजों को कैसे ध्यान रखें, क्या करें, सीओपीडी क्या चीज है? हाँ, सीओपीडी सर इसे बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें होता क्या है, जो सांस की नलियां होती हैं, हमारे ब्रोंकस होते हैं, उनमें सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है। तो ऐसे पेशेंट जो ज्यादातर ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, 40+ होते हैं, 40 साल के ऊपर के पेशेंट होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो ज्यादातर सीओपीडी का स्मोकिंग है, धूम्रपान करना, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं। और दूसरा जो है सीओपीडी का बड़ा ग्रुप है जो कि जैसे खाना बनाते हैं, जो ये फ्यूल यूज करते हैं, जैसे लकड़ी, एनिमल डंग यूज करते हैं, उसमें धुएं से जो है जाके इरिटेशन होता है एयरवे में, जिसकी वजह से जो है वहां पे सांस की नलियों में सिकुड़न आता है और म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है, बलगम बनता है, तो उनको सांस की दिक्कत होने लगती है। तो और डस्ट, जैसे जो लोग धूल मिट्टी, जैसे एनी जो फार्मर होते हैं उनको जो डस्ट होता है कभी कभी, जो है डस्ट से होता है, या एक्सपोजर होता है, जो ऐसे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो करते हैं जहां धूल बहुत ज्यादा उड़ती है, तो उनको भी, ऐसे भी पेशेंटों के साथ जो है मरीजों में दिक्कत होती है सीओपीडी की। सीओपीडी के पेशेंट जो होते हैं, इनमें जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर जैसे हम अस्थमा और दमा में देते हैं, इनहेलर के रूप में मेडिसिन होती है जो ब्रोंकस को हमें ओपन करके रखती है। तो सीओपीडी के पेशेंट को सबसे पहले, जो कि स्मोकर है, उनको सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी स्मोकिंग छोड़ दें, धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान कितने पेशेंट होते हैं कि सर मेडिसिन लेंगे और अगले दिन जाके फिर स्मोकिंग करते रहेंगे, तो उनको होता क्या है,
दवा लेंगे आराम मिल जाएगा, दोबारा स्मोकिंग करेंगे फिर वही दिक्कत होगी। तो बार बार ये इससे क्या होता है, लंग इनके वीक होते चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंटों को विशेष ध्यान रखना होता है कि वो जो स्मोकिंग छोड़ें, धूल मिट्टी या कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां डस्ट का एक्सपोजर है, जो कि जिनको सीओपीडी है, वो पेशेंट धुएं से दूर रहें, जैसे जो खाना बनाते हैं लकड़ी का यूज करके, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो है अपनी दवाएं जो हैं वो कंटिन्यूअस लेते रहें। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोरोना की, क्योंकि कोरोना में इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है और बहुत मुश्किल है जो लोगों के साथ, कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक हो रहा है, वो तो ठीक है, और जो लोग सीवियर पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और उनके हाँ पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट ही होता है, क्योंकि वो कहते हैं निमोनिया हुआ और सीवियर निमोनिया हुआ और लंग्स में ही उन्हें दिक्कत आती है। तो एक्चुअली थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा सामान्य भाषा में कि कोरोना की वजह से आदमी को क्या तकलीफ हो रही है, लंग्स में क्या होता है, और जो लंग्स की बीमारी वाले मरीज हो उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा कोरोना और लंग्स का थोड़ा इफेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। यस सर। कोरोना सर जो कि आजकल जो है पिछले दिसंबर 2019 से चाइना के वुहान से शुरू हुआ, और अभी क्या हुआ, पूरे विश्व में ये महामारी के रूप में फैल चुका है। अब तक लगभग जो है इंडिया में ही जो है 10 लाख पेशेंट इसके हो गए हैं, लगभग 25,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। कोरोना, इसे कई नाम दिया गया, अभी नोवेल कोरोना वायरस बोला गया, कोविड-19 बोला गया। तो कभी लोग कंफ्यूज होते हैं नोवेल कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है। तो सर नोवेल कोरोना वायरस ये है कि कोरोना वायरस पहले से मौजूद है, जो कि कॉमन कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम पहले कराता था। बीच में इसके दो एपिडेमिक आए थे। एक बार 2002 में सार्स आया था, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था। इसमें लगभग 8,000 पेशेंट हुए थे। चाइना से ही स्टार्ट हुआ था, वो भी सेम 2002 में नवंबर में, और जाके 2003 जुलाई में खत्म हो गया था। तो उसमें लगभग 33 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ वो, और उसमें लगभग 800 लोगों की डेथ हुई, यानी लगभग 10% लोग। और फैलाव बहुत कम था, उसका इन्फेक्टिविटी कम थी। फिर यही कोरोना वायरस जो है दोबारा आया 2012 में, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लेके, जो कि सऊदी अरब में हुआ। तो वो भी लेकिन एक कंट्री में ही रह गया उसका एपिडेमिक, पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला। अभी क्या है, जो ये न्यू कोरोना वायरस है यानी नोवेल कोरोना वायरस, इसे नोवेल इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोरोना वायरस जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये बिल्कुल डिफरेंट है पहले के कोरोना वायरस से, और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये वायरस पहले नहीं पाया गया कभी ऐसा। और देखा गया कि जितने कोरोना वायरस है सब एनिमल ओरिजिन होते हैं, मतलब एनिमल और ह्यूमन दोनों में होते हैं। ये कोरोना वायरस एनिमल से तो ओरिजिनेट हुआ, जैसा कि कहा जा रहा है कि बैट से ओरिजिनेट हुआ है, इसका चमगादड़ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये वायरस जो है ह्यूमंस में पहुंचा, और इसकी इन्फेक्टिविटी इतना ज्यादा रही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस। और कोविड-19 क्यों कहा गया? कोविड-19, इसको कोविड मतलब हुआ कि कोरोना वायरस डिजीज, मतलब कोरोना वायरस से जो गया। कोरोना में होता क्या है सर, इसमें जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मेनली जब हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जो कि बिना हम किसी पेशेंट से मिलते हैं 3 मीटर से कम की दूरी पे, और 15 मिनट से ज्यादा समय के लिए अगर हम मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि क्लोज कॉन्टेक्ट। तो उनसे जब हम बात करते हैं, या पेशेंट को छींकता है या खांसी करता है, तब वो वायरस हवा में स्प्रेड होता है, और हम उसको जब इनहेल करते हैं तब कोरोना मेनली सर जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, यानी लंग्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें हम देखते हैं कि सिम्टम जो होते हैं बहुत डिफरेंट मिल रहे हैं। कभी कभी किसी नॉर्मली जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो फीवर है, कफ है,
और बॉडी एक है। सीवियर केसेस में जाके जो होता है वो ब्रेथलेसनेस होता है, सांस की दिक्कत होती है। अदरवाइज कुछ पेशेंट में ये मिल रहा है कि हमें जो है स्मेल, जो हमारी स्मेल है वो खत्म हो जाती है, हम सूंघ नहीं पाते हैं, सूंघने की शक्ति खत्म हुई, हमें कोई टेस्ट नहीं आता है, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो है टेस्ट नहीं आ रहा है। तो वैरायटी ऑफ सिम्टम है। और कभी कभी इसको जो है माइल्ड सिम्टम में होता है कि गले में खराश मिल रही है, थोड़ी सी दिक्कत गले में आ रही है, खांसी हल्की आ गई, छींके आ रहे हैं। 10% केस में जो है डायरिया भी होता है कोरोना में। तो ये माइल्ड सिम्टम होते हैं। जो माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं उनमें कभी कभी होता है कि बस अपर एयरवे तक दिक्कत रही और लोअर एयरवे में ही नहीं पहुंचा है। तो माइल्ड केसेस जो हैं उनमें मॉर्टेलिटी नहीं है, जो लगभग 80% केसेस हैं वो माइल्ड हैं। बाकी जो केसेस हैं वो मॉडरेट और सीवियर हैं। मॉडरेट केसेस में क्या होता है सर, निमोनिया हो जाता है, यानी जो इन्फेक्शन है जो हमारे गले तक था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक था, वो कहाँ पहुंच गया, लंग्स तक पहुंच गया। लंग्स में जब इन्फेक्शन पहुंचता है ये, तो वहां पे निमोनिया काज करता है। निमोनिया अगर ये हो गया, एक लंग का कुछ पार्ट इन्वॉल्व हुआ तो निमोनिया कम है, एक लंग में हुआ या किसी एक लंग के पार्ट में हुआ, मॉडरेट केसेस में आते हैं वो, जिसमें और सीरियल केस में जब पूरा हो जाता है, उस केस में और इस एस्पेक्ट में तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होता है, तो पल्स ऑक्सीमीटर आती है जो है ऑक्सीजन नापने के इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो 95% से अगर ज्यादा है तो वो उनको जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से 94 तक होता है, 94 से कम होता है, वो मॉडरेट केसेस में आते हैं। और जिनका ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी में 90 से भी कम आ गया, वो सीवियर लेवल में आते हैं। उन्हें सीवियर कोरोना वायरस पेशेंट कहते हैं। वही जो है पेशेंट, उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट बहुत कम है। तो कोरोना वायरस में सर देखा गया कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी ये पेशेंट जो है ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बट इसकी जो सीवियरिटी है, मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो कम है। वो मृत्यु दर जो है वो 1 से 2% या 3% तक ही है। और वो ऐसे पेशेंटों में होता है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कोई बीमारी है, लंग की बीमारी, जैसे पहले से उनको टीबी है, लंग्स उनके कमजोर हो चुके थे, सीओपीडी है, लंग कैंसर। लंग कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनमें लंग कैंसर की दवा ले रहे होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है। ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे एचआईवी के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हो गए। अदर में सर जो कार्डियक डिजीज वाले हैं, हाइपरटेंशन जिनको है, बीपी की दिक्कत है, कार्डियक डिजीज है, किडनी की अगर किसी को बीमारी है पहले से, या किडनी ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, उनको क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चल रही होती है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है, उनमें कोरोना का खतरा और ज्यादा रहता है। तो उन पेशेंटों में कोरोना और भयानक रूप ले लेता है। जिसको लंग लीवर की दिक्कत हो, कोई लीवर के डिजीज हो, ऐसे पेशेंट में कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है। बाकी जो माइल्ड केसेस हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो है सिंपल ट्रीटमेंट, होम घर पे भी जो है मैनेज हो जा रहे हैं। तो कोरोना जो है इस समय बहुत बड़ा बर्डन है हेल्थ कम्युनिटी पे। इस समय सारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर जो भी हैं, सब कोरोना की देखभाल में ही लगे हुए हैं। नहीं, वो तो वही तो, मुझे अब आपसे टाइम लेना भी बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि आप भी कोरोना वार्ड में ही ड्यूटी दे रहे हो, स्पेशली जो लंग्स के पेशेंट हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, आप अपनी जान पे खेल के आप लोग पेशेंट को ठीक कर रहे होते हो, बट क्या ये पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाते हैं या आईसीयू पे जाते हैं, फिर वो ठीक हो पा रहे हैं? मतलब क्या पोजीशन बन रही है, वो ठीक होकर वापस आ रहे हैं? सर वॉइस थोड़ी सी आपकी नहीं आ रही है, नहीं, आवाज मैं नहीं थोड़ा आ सा ये रही है। पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ
कि जो पेशेंट, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आप सुन पा रहे हो मुझे? सर आवाज नहीं मिल पा रही है दिस। अभी अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो। अभी आप उसको सुन पा रहे हो क्या? सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपको नहीं आ रही आवाज? अभी आप सुन पा रहे हो क्या? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अभी आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो। हेलो। या डॉक्टर यस अजीत, सर। अभी आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर सुन पा रहे हैं हम। या वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इशू की प्रॉब्लम हुई है, तो यस कोई सर। बात नहीं। अब ये कोरोना के टाइम पे ये सब दिक्कतें आती हैं। बॉम्बे में भी थोड़ा बारिश यस का माहौल है, हमारे अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और आप भी वहाँ बैठे हुए हो तो थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। यस सर। लेकिन हम एक हेल्दी यस डिस्कशन सर। कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप सुन पा रहे हो कि ये कोरोना के पेशेंट जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है और ये पहुंच रहे हैं आईसीयू में और वेंटिलेटर में, तो क्या ये ठीक हो पा रहे हैं? मतलब क्या रेट चल रहा है इनका, ठीक होकर वापस आ पा रहे हैं? सर, जो पेशेंट क्रिटिकल हो जा रहे हैं, सीवियर आईसीयू में वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, वो पेशेंट ठीक होने की दर बहुत कम है। बहुत कम लोग जो है ठीक हो पा रहे हैं। बट अगर वो लोग टाइमली पहुंच जा रहे हैं, जैसे कि हमें लगा कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और जो है इनिशियल इंटरवेंशन, यानी हम हॉस्पिटलाइज हैं, वहाँ पे डेली हमारा केयर चल रहा है। हमारी मॉनिटरिंग जैसे वाइटल, जिसमें हार्ट रेट है, ऑक्सीजन है, और हमारे जो है रिस्पिरेटरी रेट हैं, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जैसे चेस्ट एक्सरे देखे जा रहे हैं, सीटी स्कैन देखा जा रहा है कि लंग में अभी दिक्कत स्टार्ट हुई है। इनिशियल इंटरवेंशन अगर किया जा रहा है तो वो पेशेंट जो है वेंटिलेटर से भी बाहर आ जा रहे हैं। होता क्या है इसमें सर, जैसे ए पेशेंट को निमोनिया डेवलप हुआ, निमोनिया होने के बाद होता क्या है, निमोनिया अगर इन्वॉल्व कर रहा है कम पार्ट को, लंग के किसी पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, यूनिलेटरल है, तो हम उस पेशेंट को इनिशियल इंटरवेंशन देके, यानी सपोर्ट देके, जिसको कहते हैं कि वेंटिलेटर सपोर्ट, जो हम बोलते हैं आईसीयू में पेशेंट चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, हम उसको सपोर्ट देके उसकी बॉडी को रिलैक्स करके सब कुछ बाहर से मॉनिटरिंग करके जो है उन पेशेंटों को, जो है उन मरीजों को आगे बीमारी बढ़ने से रोक देते हैं। तो ऐसे मरीज बाहर निकल आते हैं। वही पेशेंट जिनमें निमोनिया बायलेटरल हो गया, पूरे लंग को इन्वॉल्व कर गया, एआरडीएस बन जाता है सर, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, निमोनिया पूरे लंग को, दोनों लंग को, पूरी जितने जोन होते हैं सब इन्वॉल्व कर लेता है। तो लंग क्या होता है, उसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा भर जाता है, डेब्रीज भर जाते हैं, इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हम वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देते हैं, बट वो साथ में क्या होता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी कार्डियक एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है,
तो हमारे देखा गया कोरोना के जो मरीज हैं उनमें ब्लड जो वेसल्स जो खून की नलियां हैं उसमें जो खून का थक्का जम जाता है। ज्यादातर जो मृत्यु देखी गई कोरोना के पेशेंट में उसमें देखा गया कि ब्लड का थक्का जमने की वजह से पल्मोनरी इम्बोलिज्म यानी जो लंग के ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन जिसके थ्रू हम बॉडी को सर्व दे रहे हैं उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है। उसकी वजह से जो है डेथ ज्यादा हो रही है। अभी इनिशियल कंडीशन में जब कोरोना आया नया नया नोवल कोरोना वायरस था इसे लोग समझ पाते इससे पहले कि इसमें दिक्कत ज्यादा हुई लेकिन अब क्या है इस समय चीजें पता चल गई हैं कि दिक्कत क्यों हो रही है। तो पता है एआरडीएस की वजह से हो रहा है ब्लड का थक्का जमने की वजह से हो रहा है। तो ऐसे हम पेशेंट को ध्यान रखते हैं जो मॉडरेट में पेशेंट है मॉडरेट सिम्टम की पेशेंट है उनमें हम पहले से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे रहे हैं जो कि जो वो दवाएं जो कि एआरडीएस जो निमोनिया हुआ है उसे कम करें। ऐसी दवाएं जो कि ब्लड जो थक्का जम रहा है वो जमने से रोकें तो ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है। तो ऐसे हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के द्वारा अब जो है ज्यादातर पेशेंट क्या हो रहे हैं वो पेशेंट अर्ली स्टेज में वेंटिलेटर पे डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे उनकी रिकवरी जो है बढ़ रही है। पहले से रिकवरी काफी ज्यादा बेटर हुई है। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट जाते हैं उनमें भी अब चांस है कि हम उन्हें बचा सकते हैं। तो अभी कोरोना वायरस के कारण जान कैसे जा रही है और किस तरह के लोगों की जान जा रही है? मतलब अभी तो लंग्स के अलावा भी क्या दिक्कतें हाँ हैं, किसको मतलब हाँ जान का खतरा है, किस तरह के? अ, ज्यादातर केस में सर जैसे किसी को कार्डियक डिजीज है पहले से उसको हाइपर आपकी आवाज में फिर कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। यस सर। जी। ज्यादातर पेशेंट जो कार्डियक पेशेंट हैं या रीनल डिजीज जैसे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इसके कहते हैं कि chronic kidney disease हो गई जिनको डायलिसिस हो रही होती है ऐसे पेशेंटों में जो है ऐसे मरीजों में खतरा ज्यादा होता है। ऐसे ही पेशेंट की मॉर्टेलिटी ज्यादा हो रही है या ओल्ड एज है जो डायबिटिक सबसे ज्यादा देखा गया मॉर्टेलिटी सर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें रिकवरी कम है। साथ में कार्डियक डिजीज और रीनल डिजीज ये तीन डिजीज और लंग डिजीज में जैसे लंग कैंसर के पेशेंट हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो है या पहले से लंग उनके बहुत वीक हैं तो ऐसे पेशेंटों की मोर्टेलिटी ज्यादा है। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिनको इन्फेक्शन हो रहा है उनको इन्फेक्शन हो रहा है और ठीक हो जा रहा है। तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल पेशेंट है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है उन्हें अपना बचाव करना है। बचाव इन द सेंस सर हमें जो है बच के रहना है कि हमें इन्फेक्शन हो ना पाए और अगर हो जाए तो हम अर्ली हॉस्पिटलाइज हो मतलब जल्दी से किसी को अगर डायबिटीज है कार्डियक डिजीज है किडनी डिजीज है या डायलिसिस चल रही है तो वो पेशेंट तुरंत जाके पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो और अपना केयर लें क्योंकि ऐसे पेशेंटों में खतरा ज्यादा होता है। तो बचने का तरीका फिर यही हुआ कि हम जल्दी से जल्दी केयरफुल रहें, और अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई साथ में बीमारी है, तो जल्दी से जाके एडमिट। और जल्दी इसके से जाके अलावा और कुछ तरीका अगर कुछ हो आप बताना चाहें तो? अ, इसके अलावा सर जैसे हम आजकल क्या है पेशेंट बहुत ज्यादा मरीज बहुत बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल पे बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम डिसाइड क्या कर रहे हैं कि वे पेशेंट वो मरीज जिनको सिम्टम बहुत माइल्ड है जिनको ऐसी कोई निमोनिया की दिक्कत नहीं है वे अपने घर पे ही रह सकते हैं। घर पे रहने का इन द सेंस उन्हें एक चीज करना है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है 1000-1200 का आता है। उसमें बैटरी से चलता है वो और सालों साल चलता रहता है। जिनको कभी घर में दिक्कत कभी भी हो बूढ़े हो कुछ हो तो उससे ऑक्सीजन हम बॉडी की माप सकते हैं। ऑक्सीजन अगर हमारा 95 से ज्यादा है ऑक्सीजन तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल है। बट हम इसको मीजर करते रहते हैं अगर हमें लगे कि हमारा ऑक्सीजन डिटोरिएट हो रहा है यानी 94 हो गया अब आज 93 हो गया तो ऐसे केसेस जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो। अदरवाइज कोरोना क्या है 10 to 14 डेज में बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे केवल उनका टेस्ट हुआ कभी किसी से कांटेक्ट आए या कॉन्टेमिनेशन जोन में रहे टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आ गए तो वो पेशेंट क्या होते हैं थोड़ा सा डरते हैं उनके अंदर डर हो जाता है हम पॉजिटिव हो गए अब क्या होगा हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे।
तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है किन बातों का, कि आप देखें हमें बुखार अपना चेक करते रहें, टेम्परेचर चेक करते रहें, पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखना चाहिए। अब ये कोरोना आ गया या और भी बीमारी, और लोग ओल्ड एज घर में रहते हैं तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो टेम्परेचर देखते रहें, ऑक्सीजन लेवल देखते रहें, और हम जो है, अगर हमें फीवर 3 दिन तक नहीं आया और हम हेल्दी महसूस कर रहे हैं तो फिर हमें दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है कि हम एक बार पॉजिटिव हुए तो हमें अब टेस्ट कराना है। 10 दिन हो गया, फीवर नहीं आ रहा है, आप ठीक हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में अ, ये करना है कि अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देखना है, विशेष ध्यान देना है कि इम्यूनिटी बढ़ा के रखे। जैसे जो लोग बोला जा रहा है कि ये विटामिन सी, जो आंवला है, नींबू है, इन सब का विटामिन सी का सेवन करें जो कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। साथ में हम जो क्राउडेड प्लेस है, क्राउडेड प्लेस जैसे मार्केट है, कहीं भी टुगेदर गैदरिंग बहुत ज्यादा है, वहां पे ना जाएं। या ओल्ड एज जो है लोग, जैसे बूढ़े हैं जिनकी एज ज्यादा है, ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोरोना होता है तो उनमें भी दिक्कत ज्यादा होती है। तो ओबेसिटी वाले जो लोग हैं या बच्चे जो हैं, बूढ़े हैं, इनको जो है बच के, मतलब थोड़ा सा रहना है कि इन्फेक्शन से बचे खुद से। और जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो कॉन्फिडेंट रहें। ज्यादातर पेशेंट, 95% पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो क्रिटिकल है, जिनको लगे कि हमें दिक्कत बढ़ रही है, वे जाके हॉस्पिटल में एडमिट हों। और जैसा कि आजकल बताया जा रहा है कि हैंड सैनिटाइजेशन करना है, हमें हाथों को साबुन पानी से धुलना है 20 सेकंड तक, मास्क लगाना है हमें। बाहर तभी जाएं अगर हमें बहुत जरूरी काम है, जरूरी काम है जाएं तो मास्क लगा के रखें। और जो पॉजिटिव आ गए हैं वो जरूर मास्क लगाएं, क्योंकि हमें इन्फेक्शन किससे हो रहा है कि जो पॉजिटिव है, जिनको इन्फेक्शन पहले से है, तो वे अगर मास्क लगाते हैं तो वो हमारा बचाव कर रहे हैं, साथ में अपना भी बचाव कर रहे हैं कि दूसरे को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और बाकी पब्लिक जो है उससे भी, उसको भी प्रिवेंशन मिल रहा है कि इन्फेक्शन नहीं हो। तो बहुत कुछ जानकारी मिली आपसे, और हमें बहुत ज्यादा हम आपको शुक्रगुजार हैं कि आपने हॉस्पिटल में इतने बिजी शेड्यूल से निकल के हमें थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में एक जहाँ पल्मोनोलॉजिस्ट बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, और वहाँ आपने हमें, हमारे जो भी दर्शक होंगे या आगे जो देखते जा रहे हैं लोग या आगे देखने वाले हैं, उनको बहुत कुछ जानकारी मिली है। और बिकॉज ये एक स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, हम सनशाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट? एक करियर अच्छा है ना, बच्चों को आप क्या संदेश देंगे कि उन्हें आगे चल के अगर वो बन सकते हैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट बने? उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यस सर, बिल्कुल बनना चाहिए। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आगे मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस एमडी, पल्मोनोलॉजिस्ट का करियर सर अभी तो बहुत ब्राइट है। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं आप, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कोरोना जैसी महामारी ये ऐसे ही बीच बीच में आती रहती है। अभी स्वाइन फ्लू आया था, फिर कोरोना आ गया, पहले भी कोरोना आया था। तो एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट जो है, अच्छा करियर है, लोगों को इसमें आना चाहिए। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोलना चाहेंगे कि मन लगा के पढ़ें और अपना जो टारगेट है उसको जो है अचीव करें, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। ओके। और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि एक पल्मोनोलॉजिस्ट का टाइम सबसे कीमती होता है, मैं समझ सकता हूँ, खासतौर से इस कोरोना के टाइम यस पे सर, जहाँ पे यस आप सर, लोगों का एक एक यस मिनट सर। कीमती है, क्योंकि आपके एक एक मिनट से लोगों की सांसें आती हैं। तो हम बहुत ज्यादा, आपने टाइम दिया, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू डॉक्टर अजीत, आपसे जुड़ने, आपको हमसे जुड़ने के लिए। और मैं आपको बाकी लोगों को बोलूंगा, जिनको अगर डॉक्टर अजीत से मिलना है तो डॉक्टर अजीत अयोध्या में अवेलेबल है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। और जो सनशाइन ने नया, सनशाइन हेल्थ केयर ने वीडियो क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, उस पे भी डॉक्टर अजीत अवेलेबल होंगे, वहां पे भी आप डॉक्टर अजीत से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर यस अजीत, सर, आपने यस टाइम सर, दिया, थैंक यू वेरी यस मच, सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।